Good morning, students. Today we will going to start chapter number 4, measurement of national income. And in this video, we will going to learn part 1, that is introduction and value added method. We will going to discuss in detail about value added method and national income, how we will going to calculate national income by using value added method. मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, यहाँ पर हम लोगों ने पिछले जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं, फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशंस देखे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने रेसिडेंट कौन है और एनआरआई कौन है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। किसकी इनकम हम लोग कंसिडर करेंगे, किसकी इनकम हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे, जो भी एनआरआई हैं उनकी इनकम कंसिडर करते हैं या नहीं करते, अगर करते भी हैं तो कौन से क्राइटेरियन के हिसाब से हम लोग उनकी इनकम कंसिडर करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में देखी थी। चैप्टर नंबर 3 में भी हम लोगों ने सारे फॉर्मूलेज देखे थे, जिसके अंदर हम लोगों ने जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, किस तरीके से हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं नेशनल लेवल पे, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियोस में और पिछले चैप्टर्स में देखा था। मैंने आप लोगों को जब चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन दिया था, उसी टाइम मैंने बोला था कि सारे चैप्टर्स लिंक्ड हैं चैप्टर नंबर 4 से। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बेस लेंगे चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 को। ठीक है, तो इसीलिए पहले वो चैप्टर नंबर 2 और 3 पढ़ा दिया गया था, सो दैट आपका बेस अच्छा हो जाए, और उसके बेसिस पे फिर हम लोग चैप्टर नंबर 4 शुरू करेंगे। 2 वीडियो हम लोगों ने देख लिया था। आप लोग सब लोग सोचते होंगे कि नोट्स नहीं मिली हुई है अभी भी हमको, तो चैप्टर नंबर 4 जब खत्म हो जाएगा तब आपको 2, 3 और 4 सभी की रिवीजन नोट्स साथ में मिलेगी, क्योंकि चैप्टर पूरा कंबाइन है, अलग अलग नोट्स इसकी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 जो है उसके साथ साथ खत्म होते होते ही आपको सारी रिवीजन नोट्स मिल जाएगी, जिसके अंदर आप चैप्टर नंबर 2, 3 को प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छे तरीके से, और 4th चैप्टर को तो प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इसके अंदर मेजर सम्स है। तो उस सम्स को कैसे कैलकुलेट किया जाए, किस तरीके से उसको हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम को। ठीक है, तो भाई हमारे पास 3 मेथड्स हैं बेसिकली। हम लोग ये इस वीडियो के अंदर वैल्यू एडेड मेथड ही पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को और 2 मेथड के बारे में अभी नहीं बता रहा हूँ, सो दैट पहले आप लोग ये एक मेथड को अच्छे से सीख लो, बाकी के 2 मेथड जब उसका टाइम आएगा तब मैं आपको वीडियो भेजूंगा और उस हिसाब से आप लोग सीख सकते हो। चलिए, तो मैं रीड कर रहा हूँ थोड़ा और उस हिसाब से आप लोगों को समझाते चला जाऊंगा। First, introduction. National income is considered as the most comprehensive measure of the performance of an economy. However, its measurement is an extremely complicated task. क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, नेशनल इनकम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मेजर है, एक कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है, जिसके हेल्प से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं हमारी कंट्री की नेशनल इनकम। लेकिन जब बात आती है मेजरमेंट की, उसी टाइम हमको पता चल जाएगा कि भाई ये चीज जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर इन लोग एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई कैलकुलेशन करते टाइम बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। इंपोर्ट को कंसीडर करें ना करें, एक्सपोर्ट को कंसीडर करें ना करें, नॉन रेसिडेंट की इनकम को कहाँ पर लिखे, रेसिडेंट की इनकम को कहाँ पर लिखे। अगर हम लोगों ने यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स को कंसीडर कर लिया है तो फाइनल गुड्स को कैसे कंसीडर करेंगे, कब करेंगे, इंटरमीडिएट की वैल्यू डबल ना हो जाए। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर से जो भी चीजें आ रही हैं सेकेंडरी में भी आ रही हैं, टर्शरी में भी आ रही हैं, तो कौन सी वैल्यू को कंसीडर किया जाए। टर्शरी की वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं तो उसमें तीनों चीजें आ जाती है या नहीं आ जाती है, अगेन क्वेश्चन मार्क हो जाता है। सेकेंडरी सेक्टर को कंसीडर करें तो हमारे टर्शरी सेक्टर का प्राइस रह जाएगा, और वहां पर जो उन लोगों ने वैल्यू ऐड किया है वो भी रह जाएगा। तो किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करें, क्या चीजें कंसीडर करें, क्या चीजें हम कंसीडर ना करें, उसको हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। पहला ही है पार्ट, when the process of production take place, then the factor income are paid to factors of production for their factor services. It means there is an income flow corresponding to the output flow. यहाँ पर सिंपल सेंस में ये बोलना चाह रहे हैं कि हम लोग जब भी कोई चीजें प्रोडक्शन करते हैं तो वहां पर हम लोग रॉ मटेरियल का जैसे यूज करेंगे, उसी के सामने हम लोग उतना आउटफ्लो भी देंगे। Factors of production spend their income on purchase of goods and services by making consumption expenditure. और जो भी चीजें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो भी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल लैंड, लेबर और कैपिटल, उसके सामने बिजनेसमैन हमको अमाउंट देता है रेंट,
इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है, वेजेस, ये सारी चीजें हमको देगा। तो हम लोगों ने पहले चैप्टर में ये पढ़ा था कि जो भी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं उसके सामने हम उन लोगों से कुछ अमाउंट रिसीव करते हैं और उसी अमाउंट को हम लोग स्पेंड करेंगे अपने कंजम्पशन के लिए, ठीक है। Thus, production gives rise to income. Income result in expenditure, which in turn generates income again. Similarly, national income of a country can be measured by three different methods: value-added method, income method, and expenditure method. यहाँ पर हमारे पास तीन मेथड दिए हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। इन लोगों ने बहुत ही क्लियरली बोला है, अगर हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं इनकम होगा, और वो इनकम जो है हम लोग जिसको भी देने वाले, जिसके भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके हमने इनकम जनरेट की है, वो हम किसी और को देंगे, वो उनके लिए उनकी इनकम बन जाएगी। और जैसे ही वो इनकम अर्न करेंगे कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर करेंगे, और एक्सपेंडिचर जैसे ही करेंगे वापस से जहां एक्सपेंडिचर करेंगे, जहां से कोई चीजें खरीदेंगे, वो चीज उनके लिए हो जाएगी इनकम। तो इस तरीके से हम लोगों को कैलकुलेट करना है। देखिए, हम लोगों ने तीन चीजें मेजर चीजें देखी हैं। पहला तो हमने प्रोडक्शन देखा, दूसरा हमने देखा कि उससे इनकम मिलती है, और तीसरा हम लोगों ने देखा एक्सपेंडिचर होता है और वो एक्सपेंडिचर की वजह से दूसरे लोग भी इनकम कमा रहे हैं। इसके बेसिस पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास तीन तरीके के मेथड है, जिसको हम लोग बोलेंगे वैल्यू एडेड मेथड, जो कि हम प्रोडक्शन के टर्म्स में पढ़ेंगे, इनकम मेथड जो कि हम इनकम के टर्म्स में पढ़ेंगे, और एक्सपेंडिचर मेथड जब हम एक्सपेंस करते हैं उसके टर्म्स में पढ़ेंगे, ठीक है। वी हैव three different methods to measure the national income, because production and income and expenditure are three different phases of circular flow of income. Use of a particular method depends on the availability of reliable. हर बार हम लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा मेथड हम लोग यूज करें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके मन में अराइज हो, तब आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको डेटा कौन से दिए गए हैं। अगर डेटा आपको एक्सपेंसेस के रिलेटेड दिए गए हैं तो आपको एक्सपेंडिचर मेथड को कंसीडर करना है। अगर डेटा में आप लोगों को इनकम दिया गया है तो आपको इनकम मेथड कंसीडर करना है। और अगर उन लोगों ने प्रोडक्शन रिलेटेड कुछ डेटा दिया है तो आप लोगों को वैल्यू एडेड कंसीडर करना है। तो इस तरीके से आप लोग बाइफरकेट कर सकते हो कि कौन सा मेथड कब आपको यूज करना है ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा। उसके बाद हम लोगों को एक और डाउट कहीं ना कहीं आता है कि भाई कौन सा फॉर्मूला यूज करें। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 में पहले ही कहा है कि आप लोगों को कंपल्सरीली सारे फॉर्मूलेज रीड कर लेने हैं, अच्छे तरीके से उसको याद कर लेना है, सो दैट जब आप कोई भी सम कैलकुलेट करो, कोई भी मेथड से कैलकुलेट करो, तब आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि भाई कौन सा मेथड यूज किया जाए और कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाए, ठीक है। तो चलिए ये पार्ट को अभी जल्द खत्म करते हैं हम लोग। इसमें हम लोग सबसे पहले वैल्यू एडेड मेथड पढ़ेंगे, जिसके अंदर बहुत सारे नाम दिए गए हैं वैल्यू एडेड मेथड के, और फॉर्मूलेस पढ़ेंगे हम लोग, जिसके साथ साथ हम लोग डबल काउंटिंग वाला जो इश्यू होता है वैल्यू एडेड मेथड के अंदर, उसको भी हम लोग समझेंगे, सो दैट जब हम प्रैक्टिकली नेशनल इनकम कैलकुलेट करने जाए तो हम लोगों को ये दिक्कतें ना आए। तो रीड करते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर नेशनल इनकम इन डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रोडक्शन इन द सर्कुलर फ्लो। इट शोज द कंट्रीब्यूशन दैट इज वैल्यू एडेड ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग यूनिट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। Every individual enterprises add certain value to the product which it purchase from some other firm as a intermediate goods. When value added by each and every individual firm is sum up, we will get द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। देखिए, हम कोई ना कोई चीज कहीं ना कहीं से खरीद रहे हैं, कोई सेक्टर से खरीद रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भी चीजें हम खरीदने वाले हैं और उसके ऊपर हम लोग और वैल्यू ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो जो चीजें हम खरीद रहे हैं, मैंने पहले बोला था, अगर हम लोग कुछ रॉ मटेरियल पे फिर से प्रोडक्शन करने वाले हैं तो वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। तो अगर इंटरमीडिएट गुड्स हो जाता है तो उसके ऊपर जितनी भी वैल्यू हम ऐड करते चले जाते हैं हर एक सेक्टर में, फाइनल जो हमारे पास वैल्यू हमको मिलती है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। बाकी के सारे एक्सपेंसेस और सारी चीजें जो हमने प्रोडक्शन करने के टाइम पे यूज की है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे वैल्यू एडेड में, ठीक है। हम लोग इंडिविजुअल अलग अलग किसी को भी प्लस नहीं करने जाएंगे कि भाई चलो इसको प्लस कर दें, इसको प्लस कर दें, नहीं। इंटरमीडिएट पे जितनी वैल्यू ऐड हुई है अलग अलग सेक्टर पे, जब सभी लोगों को हम सम कर देंगे, टोटल कर देंगे, तब हम लोगों को वैल्यू एडेड का एक नेशनल इनकम मिल जाएगा। और हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे होंगे उस टाइम पे, तो वैल्यू एडेड मेथड यूज कर रहे होंगे।
वैल्यू एडेड मेथड को बहुत सारे नाम से जाना जाता है, आपको एग्जाम में बहुत सारे अलग अलग नाम आपको देखने को मिलेंगे, आपको उस हिसाब से लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कमोडिटी सर्विस मेथड, तब आपको ये नहीं होना चाहिए कि सर ये क्वेश्चन तो आपने बाहर से पूछा, नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। आपको कंपल्सरीली सारे मेथड्स के नाम याद रखने। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू एडेड को प्रोडक्शन मेथड या प्रोडक्ट मेथड, इन्वेंट्री मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड एंड कमोडिटी सर्विस मेथड भी कहते हैं। Concept of value added refers to the production, value added refers to the addition of value to the raw material that is intermediate by a firm by virtue of its productive activities. It is the contribution of an enterprise to the current flow of goods and services. It is calculated as the difference between the value of output and the value of intermediate consumption. That is, value added is equal to value of output minus intermediate consumption. Example of concept of value added. Suppose a baker need only flour to produce bread. He purchases flour as input worth whatever the amount will be. It is again not visible for me, from the miller, and then by virtue of its productive activity converts the flour into bread and sell the bread for 700. In a given example, फ्लोर इज एन इनपुट, इंटरमीडिएट गुड्स। यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए हमको जो फ्लोर दिया गया है वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि उसके ऊपर अभी भी हम प्रोसेस करने वाले हैं और ब्रेड बनाने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने करीबन यहाँ पर दिया है डेटा 500 का जो है फ्लोर खरीदा है। ठीक है, इट इज टर्म्ड एज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हम लोगों ने यहाँ पर इंटरमीडिएट की जो वैल्यू थी वो 500 दी गई है। ठीक है, अभी तक एग्जाम्पल में हमको ये दिया गया है। Bread is the output and its value is 700 is termed as value of output. अब क्या कंसीडर करें हम लोग, इंटरमीडिएट का 500 कंसीडर करें या ब्रेड का जो वैल्यू दिया है 700 कंसीडर करें? तो हम लोगों को 700 कंसीडर करना है, ना कि 500। और आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि भाई 700 प्लस 500 की दोनों वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा, नहीं, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 500 तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन था और वैल्यू एडेड मेथड के अंदर हमको इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं, हमको वैल्यू ऑफ आउटपुट को ही कंसीडर करना है। जो फाइनल वैल्यू हमको मिल जाएगी उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस इज आल्सो नोन एज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, दैट इज GVAMP। हम लोग अब यही नाम से जानेंगे इसको। ठीक है, आप लोग इसको टिक भी कर सकते हो, अगर आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक अभी अवेलेबल है तो आप इसको टिक कर लें कि अब हम लोग इसको क्या नाम देंगे, GVAMP। इट मीन्स वैल्यू एडेड बाय बेकर 200 कैन बी टर्म्ड ईदर एज अ वैल्यू ऑफ वैल्यू एडेड और GVAMP। मतलब जो फ्लोर के ऊपर हम लोगों ने वैल्यू ऐड करके उसको ब्रेड बनाया है, हम उसको कंसीडर करेंगे और उसको हम नाम दे देंगे GVAMP। क्यों? क्योंकि हमको इंटरमीडिएट गुड से कोई भी लेना देना नहीं है। वैल्यू एडेड बाय ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस इज आल्सो नोन एज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ये तो मैंने रीड कर लिया। सम टोटल ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड मार्केट प्राइस ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर इज इक्वल टू द GDP एट मार्केट प्राइस। ठीक है, तो हम लोगों ने जितना भी वैल्यू जो बनाया है, जितने भी फर्म ने जितनी भी वैल्यू बनाई है, जितना भी आउटपुट बनाया है, अगर आप उसको टोटल कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि आपके डोमेस्टिक बाउंड्रीज के अंदर आपने कितना प्रोड्यूस किया है और आप कितना इनकम अर्न कर सकते हैं। चलिए, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड फाइनल कंजम्पशन यहाँ पर थोड़ा और लेके जाते हैं आगे थियरी को। इंटरमीडिएट कंजम्पशन रिफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ प्रोडक्शन यूनिट of purchasing those goods and services from other production unit which are meant for the result or for using up completely for the production during the same year in the given example. Expenditure as floor is an intermediate consumption. देखिए, सिंपल वे में मैं आपको बताऊं कि भाई जो भी चीजें हम खरीदते हैं अगर उसमें हम प्रोसेस करने वाले हैं तो उसको हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहेंगे। अगर उसको हम प्रोसेस नहीं करने वाले हैं तो उसको उसी टाइम पे हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, फाइनल कंजम्पशन के लिए कंसीडर करेंगे। Import are not separately included. ठीक है, if value of intermediate consumption is given then import are not included separately as import are already included in the value of intermediate consumption.
However, if the domestic purchases are specifically mentioned, then import will also be included. अगर हम लोगों को क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि भाई ये जो इंपोर्ट किया गया है, ठीक है, वो हमारे ही डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कंसीडर करना है, तो ही हम कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम कंसीडर करेंगे नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है हमारा, 1200 है। इंपोर्ट कितना है, 300। तो क्या कंसीडर करेंगे हम, डायरेक्टली हम कंसीडर करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हमको इंपोर्ट से अभी फिलहाल लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन के ऊपर ही तो वैल्यू ऐड करने वाले हैं ना, हम इंपोर्ट के ऊपर थोड़ी ना कोई वैल्यू अभी ऐड कर रहे हैं। या तो फिर हमको क्वेश्चन में दिया जाए तो हम एक बार कंसीडर करें भी, ठीक है। तो अब ये इंटरमीडिएट जो है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट है, इसमें क्यों कंसीडर नहीं करते इंपोर्ट को? क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इंटरमीडिएट की जो भी वैल्यू दी गई है उसके अंदर इंपोर्ट को ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है। जब तक स्पेसिफाई ना किया जाए तब तक आपको यही कंसीडर करना है कि इंपोर्ट की वैल्यू को ऑलरेडी हमारे वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट के अंदर कंसीडर कर लिया है। सेकेंड केस, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द डोमेस्टिक फर्म, दैट इज 500। देखिए डोमेस्टिक फर्म यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। अभी तक यहाँ पर ये नहीं बोला है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, डायरेक्ट आपको दिया नहीं है। यहाँ पर क्या बोला है, परचेज किया है आपने रॉ मटेरियल डोमेस्टिक फर्म से, ठीक है, और इंपोर्ट यहाँ पर आपको अलग से दिया। अब यहाँ पर आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन में इंपोर्ट को कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको अलग से बोला गया है ना कि आपने परचेज किया है। पहले वाले केस में तो आपको इंटरमीडिएट डायरेक्टली दे दिया था, तो जब भी इंटरमीडिएट आपको दिया जाए तब आपको इंपोर्ट कंसीडर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी इंपोर्ट कंसीडर कर दिया है आपने, ठीक है। और अगर आप लोगों को इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, वो भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में, तब आपको इंपोर्ट को कंसीडर करना है। ये बात आप लोग याद रखना, कंफ्यूजन होगा जब आपको समझ आएंगे तब। तो इसको अच्छे से आप लोग देख लेना, मैं तो आपको पढ़ा ही रहा हूँ, आप भी एक बार देख लेना। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1000 एंड इंपोर्ट 200। यहाँ पर देखिए अगेन हम लोगों को क्या बोला है, यहाँ पर इंपोर्ट आर नॉट इंक्लूडेड एज टोटल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज गिवन। यहाँ पर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ही दिया गया है, यहाँ पर भी हम लोग इंपोर्ट नहीं कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक फर्म के हिसाब से हम लोगों को कुछ भी स्पेसिफिक यहाँ पर दिया नहीं है। जब तक डेटा स्पेसिफिक ना दिया हो तब तक नेशनल इनकम में हम कुछ भी अज्यूम करेंगे नहीं। Value of output. Value of output refers to the market value of all goods and services produced during a period of 1 year. हम लोग जो भी पूरे साल में फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। How to measure the value of output? Again, when the entire output is sold in an accounting year, then value of output is equal to sales. When the entire output is not sold in an accounting year, then the unsold stock is added to the value of sales to the, sorry, एक मिनट मिस्टेक हो गई यहाँ पे। Unsold stock is added to the value of sales. Unsold stock is the excess of closing stock over the opening stock and it is considered as change in stock. देखिए पूरे साल में जो भी चीजें हम बेचते हैं उसको हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर हम लोगों का मान लो भाई सामान नहीं बिका उस साल, तो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग चेंज इन स्टॉक करके कंसीडर करेंगे, ठीक है। किस तरीके से चेंज होता है स्टॉक के अंदर वो हम लोग लिख के उसको कैलकुलेट कर देंगे। किस तरीके से अभी मेरे आगे बता रहा हूँ, आपको अपने आप पता चलेगा। इट मीन्स वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। समझ में आया? जो भी बेच दिया है पूरे साल के अंदर वो तो सेल्स हो ही गया, प्लस जो बच जा रहा है उसको मैं डायरेक्टली ये नहीं बोलूंगा कि बच गया रिमेनिंग, नहीं, उसको मैं बोलूंगा चेंज इन स्टॉक और उसको भी मैं प्लस कर दूंगा, ठीक है। चलिए वन मोर वे टू कैलकुलेट आउटपुट है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अगर क्वेश्चन डिफिकल्ट उनको बनाना होगा तो क्वांटिटी अलग देंगे, प्राइस अलग देंगे और उसके बेसिस पे आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना पड़ेगा और चेंज इन स्टॉक जब आप प्लस करते हैं तब जाके आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। चलिए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आउटपुट। देखिए यहाँ पर केस दिया गया है, इस केस में हम लोग क्लियरली पढ़ेंगे। सेल्स 2000 दिया है, एक्सपोर्ट 400 दिया है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितनी होगी। अगेन देखो बहुत ही क्लियर बोल दिया है, वैल्यू ऑफ आउटपुट 2000। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर एक्सपोर्ट का क्या करें। सेल्स के अंदर ऑलरेडी मैंने सारी चीजें इंक्लूड कर ली है, यहाँ पर मैंने अभी तक कुछ भी स्पेसिफिक नहीं बोला है, मैंने डायरेक्टली बोला है सेल्स। और सेल्स बोलने के बाद मैंने पे क्लियरली बोल दिया है
कि सेल्स दिया है, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं बोला है, इट मीन्स कि सेल्स के अंदर हमारा एक्सपोर्ट भी कंसीडर हो चुका है। डोमेस्टिक सेल्स अगर इस तरीके से हमको दिया जाए और एक्सपोर्ट हमको अलग से दिया जाए, उस टाइम पे हम लोग डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट करेंगे तो हमको वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, देखिए किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे वैल्यू एडेड मेथड में। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से प्रोडक्शन यूनिट हम लोगों को दिए, किस तरीके से हम लोगों को कितने सेक्टर्स दिए गए हैं वो हम कंसीडर करेंगे। जितने भी सेक्टर दिए हैं पहली बात तो उसको प्लस कर दो। सबसे पहला स्टेप अगर हमको क्वेश्चन में दिया है वैल्यू एडेड अगर हम फॉलो कर रहे हैं, उसके अंदर हमको अलग अलग अगर सेक्टर्स दे दिए हैं तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, सभी सेक्टर को पहले प्लस कर देंगे। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था सम करेंगे, हम जितने भी हमारे प्रोडक्शन सेक्टर है सबको हम प्लस कर देंगे। उसके बाद हमको मिल जाएगा टोटल सिग्मा मिलेगा, सिग्मा ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस हमको जब मिल जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एस्टिमेटिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। किस तरीके से यहाँ पर हम एस्टिमेट करेंगे, तो भाई इन सेकेंड स्टेप ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस GVA MP ऑफ ईच सेक्टर इज कैलकुलेटेड एंड सम टोटल ऑफ GVA MP ऑफ ऑल सेक्टर गिवन GDP MP, दैट इज GVA MP इज इक्वल टू GDP MP। यहाँ पर हम लोगों को जो GVA MP दिया था जब हम उसको टोटल कर देते हैं तो हम लोगों ने पहले ही रीड किया था, उसको हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कंसीडर करेंगे। थर्ड स्टेप में हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, NDP-FC दैट इज नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट FC। तो यहाँ पर किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, अब हमको यहाँ पर थर्ड चैप्टर काम आएगा। हमको GDP MP दे दिया है, हमको NDP-FC फाइंड करना है। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे भाई, तो NDP-FC फाइंड करना है, कोई बात नहीं, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे NDP-FC लिखेंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे जब हम आएंगे तो भाई GDP MP हमको दिया हुआ है, हमने अभी जस्ट सम किया है, उसमें से हम जब माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, माइनस करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तब हमको मिल जाएगा NDP-FC। मतलब अभी तक हम पहुंचे हैं डोमेस्टिक इनकम तक। जब बात होती है मुझे पूरे की पूरी नेशनल इनकम चाहिए, तब वहां पर मैं NFIA प्लस कर देता हूं और मुझे फाइनली नेशनल इनकम NNP-FC मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग वैल्यू एडेड को यूज करेंगे नेशनल इनकम को कंसीडर करने के लिए। आप लोगों को भी ध्यान में रखना है, ये स्टेप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक बार देखेंगे आपको समझ में आएगा अगर आपने थियरी अच्छे से समझी होगी और मुझे सुना होगा तो। एस्टिमेटिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड टू अराइव एट नेशनल इनकम, फाइनली मैंने आपको बोला ही है डोमेस्टिक इनकम में जब हम अपना NFIA प्लस कर देते हैं तो हम लोगों को तुरंत ही पूरा का पूरा नेशनल इनकम मिल जाएगा। कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, तो इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, इंटरमीडिएट गुड्स को हम नहीं कंसीडर करेंगे। सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को भी कंसीडर नहीं करेंगे। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड, हम लोग अपने लिए जो भी चीजें बनाते हैं उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे नहीं। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड, यहाँ पर हम इसको इंक्लूड करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम लोग नेशनल इनकम की बात कर रहे हैं करंट आउटपुट के बेसिस पे। इनपुट वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस शुड बी इंक्लूडेड। ठीक है, चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स, ये सारी चीजें आप लोग एक बार पढ़ लेना और ये सारी प्रिकॉशंस दिए गए हैं, मैंने आपको समझा दिया है, आपको ये बहुत ही इजीली समझ में आएगा। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, यहाँ पर क्या हो जाता है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग में आपको ओवरव्यू भी दे देता हूँ, आप लोग एग्जाम्पल एक बार अपने हिसाब से रीड कर लेना, मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 23 मिनट्स की हो गई है, ज़्यादा हो जाएगा तो अपलोड नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, तो आप लोग ओवरव्यू देख लीजिए, ऐसा होगा तो पार्ट 2 के अंदर वापस से इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगा। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग के अंदर ऐसा होता है कि हम लोगों ने इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को भी बहुत बार कैलकुलेट कर लिया होता है। सेक्टर में हम लोगों ने जो सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3 मतलब एग्रीकल्चर और सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के सभी वैल्यू को अलग अलग तरीके से प्लस किया होता है अलग अलग कॉस्ट पे। वहां पर हम लोगों को दिक्कत हो सकती है क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि भाई जो भी प्राइमरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर तक आता है उसके अंदर ऑलरेडी वो वैल्यू ऐड होके ही आती है। ठीक है, तो हमको वो कंसिडर करना है ना कि इंडिविजुअल सेक्टर को। ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग हो सकती है जब भी आप ये वैल्यू एडेड मेथड कैलकुलेट कर रहे होते हो तब। हाउ टू अवॉइड, ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ डिसलाइकिंग माई वीडियो और इंस्टेड ऑफ रिपोर्टिंग फॉर द सेम, यू जस्ट आस्क योर डाउट इन कमेंट बॉक्स सो दैट मैं आपके डाउट सॉल्व कर सकूं। एक बार आप वीडियो देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि डाउट है भी या नहीं है। डायरेक्टली डिसलाइक करके आप रिपोर्ट करने की अगर बात करो तो वो थोड़ी सी बात गलत हो जाती है।
आपको कंपल्सरीली डाउट पूछना है। मैं आपको ना नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मैं नहीं समझाऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन हाँ, योर डाउट शुड बी फिजिबल। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए चलो सर को हैरान करते हैं, डाउट पूछते हैं, ठीक है। इस तरीके का एटीट्यूड चेंज कर दो। बड़े हो गए हो आप लोग, 12th में आ गए हो, ठीक है। सारी चीजें आप लोग आराम से एक अच्छे वे में पूछ सकते हो, जहां पर सर आपको सपोर्ट ही करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।